अब बात यह है शाह साहब कि पाकिस्तान तो भारत को बेनकाब कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में, दुनिया में इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से सबूत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि भारत इससे मुतासिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आखिर क्या वजह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क भारत को बाज रखने पर तैयार नहीं है, भारत पर प्रेशर डालने को तैयार नहीं है? क्या इसकी वजह यह है कि भारत की लॉबिंग स्ट्रांग है, मजबूत लॉबी है दुनिया में भारत की? जी नहीं, पहली बात तो यह है कि हमारा फर्ज बनता था, हमें जो इत्तलात मिली हम उन इत्तलात को सामने रखते हुए दुनिया को बाखबर रखें और दुनिया को बताएं कि हमारे इरादे क्या हैं। हमारा इरादा है कि इस खित्ते में अमन और इस्तेकाम में बिगाड़ पैदा ना हो। हमारा जो ख्वाहिश है वो ये है कि अफगानिस्तान में जो अमन का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। भारत की जरूरत ये है कि उनके अंदरूनी मसाइल जो हैं मकबूजा कश्मीर में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अकलियतों के साथ उनका रवैया है, बशमूल मुसलमान और जो क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं, सिख हैं, उनके साथ उनका रवैया बिगड़ता चला जा रहा है। भारत में इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वहाँ के जो किसान हैं उनका एहतजाज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैल चुका है। ठीक है, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए आपने देखा कि अभी वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोज हुए हैं। जो इंडियन क्रॉनिकल के नाम से जो एक नई हकायक सामने आए हैं, उसने भारत की जालसाजी को, जाली एनजीओ को, जाली वेबसाइट्स को बेनकाब किया है। बिल्कुल। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए हमें ये इत्तलात हमारे पास हैं कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना तलाश करेगा और कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। आपने ये भी कहा शाह साहब कि आपके पास ये भी इत्तलात हैं कि भारत ने अहम खिलाड़ियों से इसकी मंजूरी लेने के लिए राब्ता भी किया है, जिन्हें वो अपना पार्टनर तस्वुर करते हैं। आप बता सकते हैं, आपके नॉलेज में है, कौन से ऐसे ममालिक हैं, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे भारत जो है ना वो मंजूरी लेना चाहते हैं और मंजूरी मिल जाएगी? देखिए, मंजूरी मैं नहीं समझता कि कोई जिम्मेदार मुल्क इस किस्म की मंजूरी दे सकता है। भारत कोशिश कर सकता है टैसिट अप्रूवल हासिल करने के लिए, लेकिन जितनी भी दुनिया के ममालिक हैं जो इस खित्ते में अमन इस्तेकाम देखना चाहते हैं, तो जानते हैं कि 2 एटमी क़ुव्वतों के अंदर अगर कोई खराबी पैदा होती है तो उसके असरात इस खित्ते पर दुनिया में पड़ सकते हैं। वो इस किस्म की मंजूरी हरगिज मैं नहीं समझता कि कोई जी शऊर तबका ऐसी मंजूरी दे सकता है। भारत की कोशिश हो सकती है, लेकिन उस कोशिश में इनको कामयाबी होती है मुझे मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन आप ये भी चीज़ बखूबी जानते हैं कि दुनिया जो है वो ज़ाती मफादात पर ताल्लुकात को कायम रखती है। आपको भी पता है कि भारत एक बड़ी मंडी है, अमेरिका भी भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर है। तो आपको लगता है कि अगर दुनिया ज़ाती मफादात की तरफ जाएगी, अगर ज़ाती मफादात की तरफ दुनिया नहीं जाती शाह साहब, तो कश्मीर का मसला दुनिया बहुत पहले हल करा चुकी होती। तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं, आप भी जानते हैं कि उनके भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात है, ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। आप वो इकॉनमी को देख लें, उसको लेकर ताल्लुकात है। अगर दुनिया अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती ताल्लुकात की तरफ जाएगी, तो आपको लगता है कि बहुत से ममालिक ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे? देखिए, ज़ाती ताल्लुकात तो हो सकते हैं। हाँ। उनकी जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनके अपने तकाजे जरूर हैं और वो हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया ये नहीं चाहेगी कि इस खित्ते का अमन और इस्तेकाम भारत दांव पर लगाए। और आपने देखा, जब भी भारत ने ये कोशिश की है तो दुनिया ने रिस्ट्रेंट के लिए कहा है। दुनिया ने कहा है कि आप गुफ्तो शनीद से अपने मसाइल को हल करें और जंग इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, आपने पिछले दिनों जो यूएई का दौरा किया, जो एक बड़ा मसला चल रहा था पाकिस्तानियों पर, वीज़ों की जो पाबंदी लगाई गई है, जो अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने भी जो बात की है, जो बात सामने आई है, कोरोना की वजह से बकौल उनके ये पाबंदी लगाई गई है। लेकिन बड़ा सादा सा सवाल जो हर शख्स के जहन में आ रहा है वो ये कि अमेरिका में जितना कोरोना है, जितनी डेथ रेशो वहाँ है, जितना यूरोप में फैला, जितने केसेस इंडिया में है, जी, पाकिस्तान पर ये पाबंदी क्यों?
देखिए, सिर्फ पाकिस्तान पे पहली बात तो ये पाबंदी पाकिस्तान पे नहीं है और दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हैं। अब इसमें देखिए, कोविड एक वजह है। आप ये भी देखें कि वहाँ कोविड की वजह से जो एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, उनका कारोबार जो मुतासिर हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुतासिर हुई है। आपकी बहुत बड़ा तबका जो है वो ब्लू कॉलर्ड जॉब्स में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। आपका बहुत बड़ा तबका जो है वहाँ की जो सर्विस सेक्टर है उसमें मुलाजमतें लेता था, ठीक है। आप ये देखिए कि जो उनकी एमिरेट्स एयरलाइन है उसमें सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं है, हम किस्म के लोग थे। उन्होंने एयरलाइंस जो है ये कोविड की वजह से ट्रैवलिंग कम हुई है, एयरलाइंस बहरान का शिकार है। कम से कम 20 से 25 हजार लोग उन्होंने अपनी एक एयरलाइन से उन्होंने फारिग किए, ठीक है ना। तो ये जो अपना जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है ये सिर्फ यूएई में नहीं दुनिया भर में हुई है। उसका इम्पैक्ट जो है गल्फ के ममालिक में भी हुआ है, यूएई में भी हुआ है। तो नई लेबर ऑब्जॉर्प्शन की दिक्कतें हैं, इसलिए उन्होंने वक्ती तौर पर नए वीजों के इजरा पर पाबंदी लगाई है। और वो समझते हैं कि जैसे जैसे अब इकोनॉमी दोबारा खुल रही है, उनकी टूरिज्म में दोबारा बहाली आ रही है, दुबई ने नए एसओपी के तहत नई अपनी मार्केट को, इकोनॉमी को खोलना शुरू कर दिया है, तो वैसे वैसे इम्कानात ऑब्जॉर्प्शन के बढ़ जाएंगे। एक्सपो 2020 जो अब अक्टूबर 2021 में होनी है, उसके भी कुछ तकाजे आएंगे और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो इम्कान है कि आइंदा कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये जो आर्जी बंदिश है वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो इसका मतलब ये है कि नए वीज़ों पर पाबंदी है, जिन लोगों के वीज़े लगे हुए हैं, जिनको वीज़े इशू हो चुके हैं, अगर वो ट्रैवल करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं, उन पर कोई कदगन नहीं है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। वक्ती तौर पर नई इजरा नहीं हो रही और उम्मीद है कि उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा शाह साहब, आपने एक और बात की थी कि अमारात को हमने वाजे कर दिया कि मसला फ़लस्तीन के हल तक पाकिस्तान जो है वो इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अमारात की जानिब से कोई बात की गई है या पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश की गई है कि इजराइल को तस्लीम किया जाए, जिसकी वजह से आपको ये बात वाजे करनी पड़ी उन पर? जी नहीं, हम पे उनकी तरफ से कोई तकाजा नहीं है और ना ही दबाव है। अच्छा। ये बाहरहा सवाल किया गया और मैंने इसकी वजाहत की है कि उनके अपने इक़दामात हैं, अपने हालात के मुताबिक उनने फैसले किए हैं। पाकिस्तान के अपना एक पोजीशन है जो हमने ली हुई है और हमारी वही पोजीशन है जो OIC की पोजीशन थी। और हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन के मसले पर एक देरपा पुरअमन हल निकले, जिससे कि एक इंसाफ के तकाजों को बुरुकार लाते हुए ये मसला हल हो। उस पे हमारी एक तारीखी पोजीशन है और हम उस तारीखी पोजीशन के पाबंद हैं। हमने अपनी पॉलिसी में और अपनी पोजीशन में कोई तब्दीली हम नहीं लाए और ना ही हमारे दोस्त ममालिक हमसे ये तकाजा कर रहे हैं। हमारी पोजीशन वाज़ेह है, हम उसकी वजाहत कर चुके हैं और वो हम पर उनका कोई दबाव नहीं है। सही। शाह साहब, एक आखिरी सवाल वो ये कि बड़े शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस हवाले से लेकर के सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है और उसके बावजूद पाकिस्तान से कर्ज़ वापस मांगना, वो भी इन हालात में जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि क्या कोई ताल्लुकात में सर्द महरी है या सिर्फ एक कोई प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे और अच्छे हैं। सही। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में हमारा साथ दिया है। बिल्कुल। जब IMF के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी, हमें कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट दरकार थी और सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें क्रेडिट फैसिलिटी पे ऑयल भी दिया, जिसके हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब देखिए, जब दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है तो सऊदी अरेबिया की मईशत भी मुतासिर हुई है। आपने देखा कि जो ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं जी, वो पिछले दिनों में वो अनहोनी हद तक गिरी थी। तो जब वो उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मुतासिर होता है तो उनका बजट भी मुतासिर होता है, ठीक है। उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो भी अपनी जगह पे हैं।
تو ہم نے جو انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کی تھی، ہماری مشکل کو اس پر غلبہ پانے کے لیے انہوں نے ہماری سپورٹ کی تھی، اور اس کو ہم نے واپس تو کرنا تھا. تو اگر انہوں نے ہم سے تقاضا کر دیا تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور ہم نے اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضرورت کو اور اپنی سچویشن کو بہتر دیکھتے ہوئے ہماری فارسٹ ریزرو میں اضافہ ہوا، ہماری اکانومی میں انڈیکیٹرز میں بہتری آنی شروع ہوئی، تو ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور ان کے تقاضے کو پورا کیا. شاہ صاحب جاتے جاتے یہ بتا دیں، کیا حکومت کسی قسم کا پریشر محسوس کر رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے؟ استعفے، پھر لانگ مارچ کی دھمکی، حکومت 1 مہینہ پہلے کروانا چاہتی ہے سینٹ انتخابات، حکومت بار بار ڈائیلاگ کی بات بھی کر چکی ہے جو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا بڑا پازیٹیو جسچر ہے، لیکن اب اپوزیشن کسی صورت بھی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو حالات آپ کو لگ رہا ہے کانفرنٹریشن کی طرف جائیں گے اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جس ہٹ دھرمی پہ ہے وہ ملک کے مفاد کی نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کورونا کی سیکنڈ ویو نے دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہم نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے یہ گزارش کی تھی کہ ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وقتی طور پر اگر آپ اپنے جلسے جلوس جو ہیں وہ انہیں محدود کر دیں یا انہیں فی الحال مؤخر کر دیں تو ملک کے مفاد میں ہوگا. لیکن ان کی سیاسی ضرورت ایسی تھی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ عوام نے انہیں مجبور کر دیا. لاہور میں آپ نے دیکھا کہ ان کا کتنا ایک ناکام شو تھا، وہ جو مرضی کہیں، عوام اس سے لا تعلق رہی. ملتان میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کا ایک تنگ سے چوک میں، گھنٹہ گھر چوک میں انہوں نے چند لوگ جمع کیے اور اس کو کہا کہ ایک تاریخی اجتماع تھا. ہرگز نہیں، مذاق تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جنرل پبلک سمجھتی ہے کہ یہ رویہ ذمہ دارانہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج اگر بھارت اس قسم کی سرجیکل سٹرائکس کی دھمکیاں دے رہا ہے، پاکستان کو ملائن کر رہا ہے، کیا انہیں اپنے ذاتی ایجنڈے کو نیشنل ایجنڈے پر فوقیت دینی چاہیے؟